आमंत्रित कर रहा हूं श्री रामदास जी आठवले को कि वे अपनी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं यहां पर प्रदान करेंगे। राम नाईक जी, आपने अपने अच्छे काम का फैला दिया है यहाँ भारी जाल। राम नाईक जी, आपने अपने अच्छे काम का फैला दिया है यहाँ भारी जाल, इसलिए आप यहाँ चुनकर आ रहे हैं 25 साल। अगर आप आगे भी चलते रहेंगे यही चाल, अगर आप आगे भी चलते रहेंगे यही चाल, तो आपका उज्जवल रहेगा भविष्य काल। आपके पार्टी का नहीं, जो यहाँ के एमपी सांसद है, जो यहाँ के एमपी नाईक राम है, उनका उत्तर मुंबई में अच्छा काम है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने में भी देश में आपका नाम है। और इसीलिए राम नाईक साहब, यही आपकी शाम है। तो यहाँ आपके सत्कार के लिए भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के कर कमलों द्वारा आपका और कुंदा ताई का सत्कार यहाँ हुआ है। और यहाँ मतलब सभी पार्टी के नेता लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब भी आए हैं। हमारे शिव शक्ति के नेता उद्धव ठाकरे भी यहाँ मौजूद है। और भीम शक्ति को लेकर मैं भी आया हूँ। यह हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपने विधानसभा के अध्यक्ष अरुण गुजराती साहब भी यहाँ आए हैं। और यहाँ मतलब हमारे विनोद तावड़े जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हैं, और आपकी अध्यक्षता में मतलब ये समारोह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी के सभी हमारे मेहता मैडम भी यहाँ मौजूद है। वो बहुत ही ताकत वाली औरत है और उनको मतलब ऊर्जा मंत्री शक्ति का जो मतलब बड़ा पोर्टफोलियो भी है। हमारे आनंदराव अड़सोल जी भी है, वो वित्त राज्य मंत्री भी है। अगर पेट्रोल के भाव कम करना है तो उनसे बातचीत करनी होगी। और बाकी के भी जो सभी मतलब यहाँ हमारे वेद प्रकाश गोयल जी है, बाला साहब आप्टे हमारे राज्यसभा के मेंबर है, नाना पवार जी एडवोकेट जो मतलब संयोजन समिति के प्रमुख है, आप भी यहाँ मौजूद है। और बाकी के सभी शिवसेना के एमएलए है, हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए है, हमारे आरपीआई के एमएलए है, लेकिन वो नीचे बैठे हैं, एमएलसी है। बाकी के सभी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। और मतलब यहाँ कोई पार्टी का पॉलिटिक्स नहीं है। मतलब राम नाईक जी के बारे में जिस तरह बताया कि भाई मैं मतलब राम नाईक जी का वोटर हूँ, मगर मैंने आपको भी वोट भी नहीं दिया और जो आप वोट देते उनको भी मैंने रोका नहीं है। नहीं, मतलब ये तो आप तो हमारे मित्र है ही। और मैं मतलब आपके इस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाला मैं आपका मतलब वोटर हूँ। और जहाँ से मैं अभी चुनकर आया हूँ पंढरपुर में, वहाँ आपके पिताजी टीचर थे आटपाड़ी में, और मतलब आपका पूरा जीवन भी वहाँ चला गया है। और जब मैं मतलब वहाँ गया था तब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई राम नाईक जी भी यहाँ थे। तो मतलब इसीलिए मतलब आपके सभी दोस्तों से मैंने चर्चा की और आपके दोस्तों ने भी मुझे वोट दिया, इसीलिए मैं वहाँ चुनकर आया। नहीं, मतलब आपके जानने वाले जो वहाँ लोग हैं। तो मतलब इसी तरह आपके बारे में मतलब यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर भारत की जो एक नीतिमत्ता है, भारत की परंपरा रही है, राजनीति करना है वहाँ राजनीति हम जरूर करेंगे, लेकिन जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है तो मतलब अच्छा काम आप मतलब अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों को बोलता था कि अगर बीच में हमारी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अलग अलग नहीं होती थी तो मेरा एनालिसिस ऐसा था कि महाराष्ट्र के 48 सीटों में से हम 47 सीटें जीत सकते थे, मगर राम नाईक की सीट या राम नाईक जीत सकते थे।
मतलब जो 48 वाली सीट है। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब इतना है कि आपने अच्छा काम किया है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए भी आपने काम किया है, और एक अच्छे इंसान के नाते पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर आपका बर्ताव बहुत अच्छा है, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है। वैसे आपकी पार्टी का भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। मगर जो भी मतलब बात है, तो हम सब लोग मिलकर हम मतलब भारत देश को मजबूत बनाने का प्रयत्न करना है। अडवाणी साहब भी आए हैं, हमारे गृह मंत्री है, और मतलब देश में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का सामना करने के लिए, पाकिस्तान का सामना करने के लिए अडवाणी साहब आप हमें बुलाओ, हमारी बटालियन आपके साथ आएगी। मतलब हमारी महार बटालियन जो है, ये महार बटालियन हमारे, अगर दूसरी बटालियन पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए आगे नहीं जाती होगी, तो हमारी महार बटालियन आगे जाएगी। इराक में रिपब्लिकन गार्ड वाले वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हमारी रिपब्लिकन आर्मी को उधर भेज दो, और हम फिर अमेरिका के बुश का देखते हैं। मतलब वो इसी तरह तो हम सब लोगों मतलब वहाँ जो कोई दादागिरी चल रही है, भारत की परंपरा रही है, और हम सब लोग शांति का प्रतीक है, हम सब लोग बुद्धा की परंपरा मानने वाले लोग हैं, और दुनिया में भारत का बहुत बड़ा नाम है। इसलिए जल्दी जल्दी इराक का युद्ध खत्म होता है तो ठीक है। मैंने कल बोला था, ये जो अमेरिका के जॉर्ज बुश जिस दिन बर्बाद हो जाएंगे, तब सारी दुनिया हो जाएगी खुश। मतलब इसी तरह हम सब लोग मिलकर ऐसे प्रवृत्ति का विरोध करना है। और राम नाईक साहब आपने हमें बताया कि भाई रामदास जी आपको भी आना है, सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, और इसीलिए मतलब व्यक्तिगत रूप पर हम मतलब आपके चाहते हैं, और एक आप अच्छा काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप अच्छा काम करते रहो। लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल का दाम कम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मतलब वो खाली आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सब ये प्रॉब्लम भी है। लेकिन आप अच्छे मंत्री है, डट कर बोलो। अटल जी को और अडवाणी जी को आपका नहीं सुनते हैं तो हमको बताओ। तो इसीलिए मतलब ये भी काम अपने को करना है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मतलब आपके सत्कार में बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी के नाते, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता के नाते मुझे आपने यहाँ बुलाया है, और आपके प्रति श्रद्धा अर्पित करने का और आपको हार्दिक बधाई देने का मौका यहाँ मतलब आपकी समिति ने हमें दिया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कुंदा ताई जी ये भी अच्छा काम कर रही है, वो आपके साथ है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। वो बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर अपनी पत्नी बोलेगी तुम इधर ही रुको, तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मतलब अपनी पत्नी भी अपने पीछे होती है, और वो भी आपको बोल रही है कि आप आगे बढ़ो, देश के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो, गोर गरीबों के लिए काम करो, और अच्छा काम करो, और चुनकर आ जाओ। तो आप 25 साल तक मतलब 3 बार आप विधानसभा में चुनकर आए, 5 बार आप लोकसभा में चुनकर आए। मैं अभी तक 2 बार ही चुनकर आया हूँ। मतलब मैं एमपी के लिए तो 2 बार मैं चुनकर आया हूँ। तो इसीलिए मतलब आप अच्छा काम करते रहो, और अच्छा काम करने के लिए हम आपके साथ है, और इसीलिए हमारी पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। 25 साल तक आप चुनकर आए हैं, एक अच्छी रिवोल्यूशन है, अच्छी हिस्ट्री है, और आपने अच्छा काम किया है, इसी लोगों ने आपको वोट दे दिया है। तो इसी तरह आप अच्छा काम करते रहो। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बड़ी सार्थक बात माननीय श्री रामदास जी ने यहाँ पर कही, और कुंदा ताई का उन्होंने काफ़ी नाम लिया और उनके पूछे जो भावना व्यक्त की। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपनी ऊर्जा मंत्री श्रीमती जयवंतीबेन मेहता को कि वे पुष्पगुच्छ दे करके हम सब की ओर से कुंदा ताई का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करेंगे। आप सभी लोगों की करतल ध्वनि जोरदार होनी चाहिए। रामदास जी ने भी कहा है कि उसके पीछे की जो ऊर्जा है, उसके पीछे की जो ज्योतिर्मय शक्ति है, वो शक्ति कुंदा ताई की है। आप सभी लोग इसका स्वागत करें। आजकल वैसे भी नवरात्र है, स्त्री शक्ति का पूरी तरीके से पूजन अर्चन होना चाहिए। कुंदा ताई के इस स्वागत के बाद 25 वर्ष तक जो साधना, जो ऋषिमय साधना रामभाऊ ने की, उसकी एक चित्रमय झांकी की एक पुस्तिका यहाँ पर प्रकाशित होगी और उसका यहाँ पर विमोचन होगा। उस पुस्तिका का नाम है चित्रक्षण पुस्तिका। ऐसे अमिट चित्र क्षण हैं जो कि वास्तव में मील के पत्थर हैं रामभाऊ के 25 वर्ष के इस जनप्रतिनिधित्व के जीवन के, और आदरणीय लाल कृष्ण जी आडवाणी उसका विमोचन करेंगे। आप सभी लोग करतल ध्वनि से उसका स्वागत करेंगे। जब आप लोग बाहर जाएंगे, ये पुस्तिका जरूर लेकर के जाएंगे।
आपको वो अमिट क्षण देखने को मिलेंगे जो कि इसमें संजोए गए हैं। इस चित्र क्षण पुस्तिका में ये पुस्तिका का विमोचन हो रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो हैं इसका अनावरण करेंगे और इसकी पहली प्रति हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण जी आडवाणी को समर्पित की जाएगी और उसके बाद ये सभी अभ्यागत अतिथियों को दी जाएगी। आप जब सब लोग बाहर जाएंगे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो ये पुस्तिका अवश्य लेकर के जाएं। तालियों के साथ आप इसका स्वागत करें। इसका अनावरण किया है रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस की प्रथम पुस्तिका का ये विमोचन माननीय श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी के द्वारा यहाँ पर हुआ। बहुत ही सुंदर पुस्तिका है। 25 वर्षों की यात्रा चित्रों में आप राम भाऊ की इसमें देख पाएंगे और इस यात्रा का जितने पड़ाव हैं उसको भी बहुत ही नज़दीक से देखा है हमारे शिवसेना के कार्याध्यक्ष माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे ने। उन उद्धव जी ठाकरे को अब मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी शुभेच्छा और शुभकामनाएं माननीय श्री राम भाऊ के प्रति यहां पर अभिव्यक्त करेंगे। श्री उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र की जो युवा शक्ति है उसके प्रतीक आपके सामने आ रहे हैं। करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत करेंगे। आपल्या हिंदुस्थानचे उपपंतप्रधान आडवाणी साहेब, संरक्षण मंत्री फर्नांडिस साहेब, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर ज्यांचा आपण सत्कार करायला इथे सर्व जमलेलो आहोत, ते रामभाऊ, त्यांच्या यशामागे असलेल्या शक्ती, कुंदा वहिनी आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो, रामदास भाईंनी चांगलीच दणादण केली। चौकार षटकार, शिवशक्ती भीमशक्तीचा उल्लेख केला। किती कोणी काही म्हणू पण मनामध्ये एक थोडीशी अशी एक आशा आहे की कुठेतरी आपण एकत्र यावं। काल सुद्धा एका कार्यक्रमामध्ये राजच्या सोबत आपण होतात। आज वृत्तपत्रात आलेलं आहे की हो, म्हणूनच शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र येण्यामागे बरेच काही अडथळे आहेत। मला त्याचा उल्लेख काही करायचा नाहीये, पण इच्छा असेल तर काही होऊ शकतं। इच्छा असायला पाहिजे आणि ती इच्छा मला वाटतं आपली दिसते। असो, मला जास्त काही ताणाताणी करायची नाहीये। खरं म्हणजे आज रामभाऊंचा सत्कार करतोय, त्यांचं अभिनंदन करतोय, पण ह्या अभिनंदनाच्या बरोबरीनेच रामभाऊंवरती गेली 25 वर्ष सातत्याने एका निष्ठेने विश्वासाने जी जबाबदारी टाकली त्या तुमच्या सगळ्यांच्या मतदारांचा सुद्धा सत्कार आज केला पाहिजे, झाला पाहिजे। आणि खरं म्हणजे मला आज कौतुक वाटते रामभाऊंचं की जे अयोध्येमध्ये नाही झालं ते या व्यासपीठावर झाले। सगळे पक्ष त्या नाहीतरी ह्या रामाचं कौतुक करायला एकत्र आलेले आहेत। आणि जमाना कसा असतो मला माहिती नाही। अयोध्येमध्ये जे चाललंय मला विचारण्यात येतो तुमचं काय मत आहे। म्हटलं रामायणाचा जर आपण विचार केला तर त्यावेळेला अयोध्येमध्ये सीतामाईने भूमिप्रवेश केला होता आणि आजचा जमाना कसा आहे, आज आपण रामाला जमिनीमध्ये शोधतोय। खोदतायत कुठे बाहेर पडतील माहिती नाही। असं हे जग। टीव्हीवरच्या बातम्यांमध्ये काय दिसतंय, एका बाजूला इराक अमेरिका युद्ध चाललंय, गोळ्या घातल्या जात आहेत, माणसं मारली जात आहेत, इराकी दावे होत आहेत, अमेरिकेचे दावे होत आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला तो SARS म्हणजे एका बाजूला गोळ्या घालून माणसं मारली जात आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला माणसं वाचवण्यासाठी अजून गोळ्या उपलब्ध नाही आहेत। हे असं सगळं विचित्र चाललेलं आहे। आणि ह्या अशा सगळ्या वातावरणामध्ये एक मतदारसंघ सातत्याने 25 वर्ष त्याचं प्रतिनिधित्व करायचं ही खरंच सोपी गोष्ट नाही आहे। आणि राजकारणामध्ये मी अनेक जण बघितलेले आहेत। विधान परिषदेमध्ये जायचं असतं, त्यांना राज्यसभेत जायचं असतं, काही नाही तर एकदा कुठून तरी निवडून यायचं असतं। निवडून आल्यानंतर ही मंडळी पुढच्या निवडणुकीमध्ये लापतामधून पोस्टर लावावे लागतात की आपला प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी गेला कुठे। काही नसतं, फक्त पाठीवरची शिक्का मारून घ्यायचा, माजी खासदार, माजी आमदार। मला अभिमान वाटतो की ह्या आपल्या युतीचे हे रामभाऊ
पाठीवरती शिक्का मारणारे खासदार नाही आहेत, तर आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणारे खासदार आहेत. म्हणून मला रामभाऊ तुमचं कौतुक वाटतं खरंच. आणि बसल्या बसल्या सगळ्या कार्याचा आढावा घेतला गेला. मला जयवंतीबेननी सांगितलं की एका किती माणुसकी कशी असते माणसामध्ये. रामभाऊ मला वाटतं रेल्वे मंत्री असताना एक घटना घडली होती. जयबाला आसर त्या युवतीचं नाव. ट्रेनमध्ये अजूनही लूटमार वगैरे चालते, चेन खेचली जातात, पर्स खेचले जातात. पण ती जी युवती होती जयबाला, तिची पर्स खेचली गेली आणि त्या झटापटीमध्ये गुंडांनी पर्स तर खेचलीच, पण ट्रेनच्या बाहेर तिला फेकून दिलं. आणि माणुसकीचं दर्शन घडतं ते इकडे. रामभाऊनी हॉस्पिटलचं तर खर्च बिर्च तर जे काय होतं ते पाहिलंच, पण त्या असहाय्य युवतीला नोकरी दिली. ह्याला म्हणतात माणुसकी, ह्याला म्हणतात माणुसकी. आणि आज आपण सर्वजण इथे जमलेलो आहोत. रामभाऊंचं वैशिष्ट्य किती सांगायचं. आतापर्यंत जेवढ्या जणांची भाषणं आपण ऐकलीत, कोणी त्यांचा उल्लेख नाईक साहेब असा केलेला नाही, रामभाऊ म्हणून असा आपुलकीचा केलेला आहे. ह्याचाच अर्थ हे कौटुंबिक आपलेपण जो आहे, ही आपुलकी आहे, हा जिव्हाळा आहे, असा किती जणांच्या आयुष्यात येतो, किती जणांच्या नशिबात हे असतं. आणि हे कमवण्यासाठी सुद्धा काहीतरी करावं लागतं. आज सुद्धा मला सगळेजण सांगतात की रामभाऊ किती व्यस्त असू रे कामावर आहे, पण त्यांचा जनता दरबार, मग तो रेल्वे स्टेशनवर असेल, आणखीन कुठे असतो, न चुकता तिथे ते जातात. जनता येत असते, भेटत असते, कामं करून घेतली जात असतात. आणि हळूहळू हळू असं सगळेजण पुढे जात चाललेले. आज सर्वजण या व्यासपीठावर आल्यानंतर मला थोडीशी एक व्यथा मांडायची जी संधी मिळालेली आहे ती मुंबईकरांची. घरापासून निघाल्यानंतर कुठेही जा तुम्ही, मुंबईमध्ये कुठेही जा, इतर सर्व देशातल्या त्यांच्या राजधान्या म्हणा, शहरं म्हणा, ही अधिक 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 सुंदर होत चाललेली आहेत. पण मुंबई मात्र दिवसागणिक बकाल होत चाललेली आहे. मला असं वाटतं रामभाऊ, तुम्ही आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली, तुम्हाला ही अशी मुंबई तेव्हाही अपेक्षित नसेल. फर्नांडिस साहेब इकडे बसलेले आहेत. आजही सखा पाटलांचा त्यांनी केलेला पराभव बऱ्याच जणांच्या मनात कायम घर करून राहिलेला आहे. मला वाटतं त्यांच्याही मनात आजची ही मुंबई तेव्हा आली नसेल. साधी गोष्ट घ्या, रस्त्यावरची अशी एखादी भिंत दाखवा दी की स्वच्छ सुंदर रंगवलेली आहे, एकही दिसत नाही. कुठेतरी तडे गेलेले आहेत, रंग उडालेले आहे, प्लास्टर उडालेले आहेत, विटा बाहेर आलेल्या आहेत. ज्या धडधाकट दिसत आहेत तिकडे सगळ्यांच्या घोषणा रंगलेल्या आहेत. रामदास आठवलेजींच्या सभा आहेत, माझं अभिनंदन आहे. रक्तदान करने से एड्स नहीं होता, बलवीर पाशा को एड्स होगा क्या, सगळ्या गोष्टी आहेत. पोस्टरचा मेकअप लागलेला आहे. आणि ह्या अशा पद्धतीने आपण जात चाललो तर मला असं वाटतं आपल्या मुंबईला किती जरी रामभाऊ अवतरले तरी कमीच पडतील. व्यथा काय आपली, कार्य अफाट चाललेलं आहे, पण बाहेरून येणारा जो लोंढा आहे तो कुठेतरी थांबवण्याची आज गरज मुंबईच्या भवितव्याच्या दृष्टीने निर्माण झालेली आहे. तिच्यासाठी पुढाकार घेण्याची आज आवश्यकता आहे. आणि याच्यात जातपात धर्म पक्ष मला आणायचा नाहीये. प्रत्येक गोष्टीची एक मर्यादा असते, एक सीमा असते. त्या सीमेच्या पलीकडे गेल्यानंतर तिचा सर्वनाश ठरलेला असतो. मला हात जोडून सगळ्यांना विनंती करायचे की मुंबईसाठी आपण सगळेजण एकत्र आलो पाहिजे. आणि येऊ शकतो. मुंबईवरती ज्या ज्या वेळेला आपत्ती येते, मग तो अगदी काल परवाचा मुलुंडचा बॉम्बस्फोट असो किंवा आणखीन कुठली साथ असो, सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते, शिवसैनिकांसकट सगळे सगळे नेते तिकडे जात पात धर्म न बघता जसे एकत्र येतात, मग मनामध्ये प्रश्न येतो की आपत्तीच्या वेळेलाच आपण एकत्र येऊ शकतो का? आपण एकत्र येण्यासाठी आपत्तीच आली पाहिजे का? का एकत्र येऊन आपत्ती थोपवू शकतो का? मला वाटतं आपण जर सगळ्यांनी मनात आणलं आणि एकत्र आलो, सगळे पक्ष विसरून जाऊया आपण, पण मी मुंबईकर आहे, माझी मुंबई मी वाचवणार, माझी मुंबई मी घडवणार, एवढं जर ध्येय ठरवून जर आपण एकत्र आलो तर मला असं वाटतं मुंबईवरती येणारी अरिष्ट परस्पर निघून गेल्याशिवाय राहणार नाही. एवढी ताकद आज मुंबईकरांच्या मनगटामध्ये आहे, एवढी ताकद आहे. आणि ही करण्याची आजची गरज आहे. नाहीतर रामभाऊंच्या कार्याचा आढावा घेताना त्यांनी त्याच्यामध्ये म्हटलेलं, आज वृत्तपत्रात सुद्धा आलेलं आहे की डबल डेकर शौचालय. रामभाऊ, आजची ही गर्दी बघितली मुंबईकडे येणारे, मला वाटतं मल्टी स्टोरी शौचालय सुद्धा कमी पडतील. किती किती ठिकाणी लाईनी लावायच्या. आणि अशी ही वेळ येऊ नये असं वाटत असेल तर माझी हात जोडून सगळ्यांना विनंती आहे की आपण सगळेजण आता जसे एकत्र आलेलो आहोत, मुंबई वाचवण्यासाठी एकत्र येऊया. आणि रामभाऊंचं जे कार्य चाललेलं आहे, मला असं वाटतं अशी सर्व जनतेची साथ मिळाली
तर रामभाऊनं सुद्धा एक जोश येईल, उत्साह येईल आणि जनतेमध्ये सुद्धा एक उत्साह येईल की नाही, आपला लोकप्रतिनिधी कसा असावा, तर तो रामभाऊंसारखा असावा, रामभाऊंसारखा असावा. रामभाऊ आपण गेली 25 वर्ष, म्हणजे जेव्हा आपण विधानसभेत पाऊल टाकलं, मला असं वाटतं मी कॉलेजमध्ये पाऊल टाकलं असेल, आणि तिथपासून आत्तापर्यंत कधी ना कधी मध्ये आपलं मार्गदर्शन म्हणा किंवा आपली साथ सोबत मला लाभलेली आहे. मी तमाम बोरिवलीकरांच्या वतीने, मुंबईकरांच्या वतीने आपल्याला भावी काळासाठी सुद्धा शुभेच्छा देतो. 25 वर्ष तर झालेलीच आहेत, लवकरात लवकर 50 वर्ष आपण पूर्ण कराल आणि त्यावेळेला जी आपल्या स्वप्नातली मुंबई आहे ती साकारलेली आपल्याला दिसेल. एवढ्याच शुभेच्छा देऊन आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बड़े ही मार्मिक शब्दों में माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे ने रामभाऊ के उस सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी व्यक्तित्व का रेखा चित्र खींचा आपकी बहुत ही मोहकमयी भाषा में. उनके प्रति धन्यवाद करता हुआ और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अरुण गुजराती जी को. महाराष्ट्र की विधानसभा में श्री रामभाऊ नायक ने बहुत ही ओजस्वी व्यक्तित्व दिया. एक बार इलिस्ट्रेटेड वीकली ने, बहुत पुरानी बात है, उसमें लिखा था कि महाराष्ट्र विधानसभा का सर्वोत्कृष्ट विधानसभा सदस्य रामभाऊ नायक है. ये बहुत पुरानी बात है, तब ऊर्जा व्यक्त की थी श्री रामभाऊ ने. आज महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अरुण गुजराती जी उसी को अभिव्यक्त करेंगे अपनी शुभेच्छा में. श्री अरुण गुजराती जी. हिंदुस्तान के उपपंत प्रधान लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय फर्नांडिस जी, आदरणीय रामभाऊ, कुंदा बहन जी, ये मंच ऊपर के सभी सम्माननीय, मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्माननीय माता, भगिनी और भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि रामभाऊ के 25 साल आज पूरे हो गए. रामभाऊ, ये सम्मान जो हो रहा है ये इनका सम्मान, जो जानते हैं किसको चुन के दें. चाहना तो हमने आपको चाहिए, यदि आप हमको चाहते तो हमें क्या चाहिए. सब लोग आपको चाहते हैं. इतना अच्छा व्यक्तित्व, एक शानदार व्यक्तित्व. आप सिर्फ भाजपा के सांसद नहीं हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं. कितना अच्छा काम कर रहे हो. अभी हेमेंद्र भाई ने बताया झोपड़ी तक चले गए. मुझे काव्य पंक्ति मराठी की याद आती है की झोपडीला असते काळीज, मातीलाही असते मोल, आणि फाटक्याच्या विकासाला, फाटक्याच्या स्वप्नाला विकासाची ओढ. तो जो आखिर का आदमी है, झोपड़ी में रहने वाला आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो उपेक्षित आदमी है, वहां तक आप पहुंच गए. एक आदर्श व्यक्तित्व, एक आदर्श जनप्रति, ऐसा मैं आपके लिए कहूंगा. 85 में आपके पीछे में बैठता था. जब अलग अलग पार्टी है, इतिहास भी बदल जाता है. रामदास जी, आप जानते हो, राजनीति में इतिहास भी बदल जाता है और भूगोल भी बदल जाता है. कभी आदमी इधर बैठता है तो दूसरे दिन इधर बैठ जाता है, कभी नीचे बैठने वाला ऊपर बैठ जाता है. राजनीति है, चलता है. आप भी तो चलाते हैं, कभी शिव शक्ति कहते, कभी भीम शक्ति कहते, चलाते आप भी. ये चलाना जो होता है, लेकिन राजनीति में जो आपने काम किया, मुझे आज भी इसका स्मरण है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के नियम में, रूल्स में एक भी ये चीज नहीं है कि जो रामभाऊ ने इस्तेमाल नहीं. हाफ एन आवर होगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा, तारांकित प्रश्न होगा, कोई बिल है वो दोनों हाउस में संयुक्त चिकित्सा समिति में जाना, सभी काम आपने किया. और जो काम आपने किया बाद में मैंने किया. आप चले गए दिल्ली जंक्शन, रेल का काम करते करते आप दिल्ली पहुंच गए और बहुत ऊपर की जगह पर आप चले गए. मैं भी चले गया ऊपर के पोस्ट पर, लेकिन साइड ट्रैक से गया, शंटिंग के ट्रैक से गया. आप मिनिस्टर बन गए, मैं स्पीकर बन गया. लेकिन ये चीज है कि काम करना चाहिए. मैं आपके लिए कहूंगा कि आप आगे बढ़े जा, आफत से लड़े जा. आंधी हो या तूफान, झुकता हो आसमान,
रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। आप चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो। आस्ते भगा आस्तिनस्य ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठता, श्वेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगा। आपकी जो तकदीर है वो आपके अकेले की तकदीर नहीं, आपके साथ में मुंबई वालों सबों की ये तकदीर आपके साथ में है। और जो दूसरों के तकदीर की बात सोचता है उसी की तस्वीर हर मकान में हम लोग देखते हैं। इसलिए आपने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी है, आइंदा भविष्य में भी आपका, उद्धव जी ने बताया अभी अभी कि भी 50 साल रहे आपके। पहली बार चुन के आना बहुत इजी होता है, आप तो 8 बार चुन के आए। जरा बता दो ये मॉडल क्या है आपका, हिंदुस्तान को बता दो कि एक आदमी, एक इंसान, एक उम्मीदवार 8 चुन के आता है। तो ये जो आप चुन के आते हैं आपका काम है, आप औरों का काम करते हैं। आप करो औरों का काम, राम करेगा तेरा काम। क्योंकि जो भगवत जो है, जो दूसरों का काम करता है उसी को भगवान की ओर भी सहायता मिलती है। इतना अच्छा काम है आपका। कैंसर होते हुए भी रामदास जी वो डरे नहीं, काम शुरू ही था। वो कहते थे कि कैंसर कैन एंड श्योर बी रिकवर्ड। कितना आपका मनोबल था। मौत की क्यों इतनी दहशत, जान कितनी अजीज। मौत आने के लिए है, जान जाने के लिए है। तो आपने जो काम किया है इस ढंग से किया कि मैं आखिर तक काम करूं, कोई काम में आपकी कमी नहीं है। और इसलिए हम यहाँ पर जो पधारे हैं, आपका इंडिविजुअल जो है, मैं तो आपको आदर्श मानता हूं कि सांसद कैसा होना चाहिए। विधानसभा का हमारा जो विधायक है वो किस ढंग से काम करना चाहिए, इसका एक अच्छा काम आपने विधानसभा में 10 साल तक, 12 साल तक किया है, और लोकसभा में भी आपने ये काम किया है। आपके द्वारा और भी काम हुए, ये मनोकामना मैं यहाँ पर रखता हूँ। क्योंकि अच्छे लोग होते हैं ये प्रजातंत्र को मजबूत करते हैं। आज अच्छे विधायकों की, अच्छे सांसद की हमें जरूरी है, क्योंकि हमें प्रजातंत्र मजबूत बनाना है। इस विश्व का पहले नंबर का ये प्रजातंत्र है। इतना बड़ा प्रजातंत्र ये विश्व में नहीं है। तो ये जब होता है तो आप सर के जो है उनके द्वारा ये होते हैं। इसलिए मैं आपको वंदन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आप और भी जो है इसको बढ़ाने की कोशिश करें, और आपके द्वारा हिंदुस्तान का प्रजातंत्र, हिंदुस्तान की लोकशाही आगे बढ़ेगी। इस 4 चंद शब्दों के साथ में मैं आपको कहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, यू आर अ टावरिंग पर्सनालिटी। बहुत बड़ी ऊंचाई तक, हिमालय तक की ऊंचाई आपने ली है, और ये आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इसी 4 चंद शब्दों के साथ में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से आपको मैं अभिनंदन करता हूं, और मैं स्वयं आपको अभिवादन करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री अरुण गुजराती के इस अभिवादन और अभिनंदन के शब्दों के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि वास्तव में श्री राम नायक ने ऋषि के वाक्य चरैवैति को सार्थक किया है, और वास्तव में उस सार्थक यात्रा को मुंबई के साथ जोड़ने और समस्त देश के साथ जोड़ने का कार्य हमारे रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने भी किया है। मुंबई के साथ बड़ी शिद्दत के साथ जुड़े रहे, मुंबई की एक पहचान बने रहे बहुत वर्षों तक माननीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब। अब मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वे अपनी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं और जिस शिद्दत के साथ उन्होंने सेवा की है उस शिद्दत के साथ ही वे अपनी शुभेच्छा श्री राम भाऊ के प्रति व्यक्त करें। तालियों के साथ जॉर्ज साहब का यहाँ पर स्वागत किया जाए, और उसके बाद जॉर्ज साहब जो हैं अपनी बातों से राम भाऊ का स्वागत करेंगे। श्री जॉर्ज फर्नांडिस। भारत के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, मेरे प्रिय मित्र राम भाऊ, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव,
मित्रों और साथियों, मैं सबसे पहले राम भाऊ का अभिनंदन करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ आप सब जो यहाँ पर इस समारोह के लिए आए हैं और आप जैसे अनेक उनके हजारों में नहीं बल्कि लाखों में जो मतदाता हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम भाऊ इसलिए अभिनंदन के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान कर दिखाया है कि उनके क्षेत्र के मतदाताओं का सेवा के साथ उनका प्यार हासिल करके लगातार 25 साल तक वे कार्यरत रहे हैं। और आप लोग अगर उनके साथ उस प्यार को देकर अभी तक नहीं रहे होते तो वो तो एक उनके साथ अन्याय होता। लेकिन जो कार्य आप लोगों ने किया, इसलिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहिए। राम भाऊ का और मेरा रिश्ता लगभग 3 दशकों का है। वैसे वो विधानसभा में जाने के पहले से उनके साथ मित्रता बनी थी और वो मित्रता आज तक कायम है। एक अच्छे सांसद करके उनकी प्रतिभा है और विशेषकर आज के दिन फिर वो संसद में हो या विधानसभाओं में, विधान परिषद में हो, जहाँ चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा के आधार पर निर्णय होने चाहिए। लिए हुए निर्णय अमल होते नहीं होते हैं, इस पर नज़र रहनी चाहिए। और जिन लोगों का आदेश लेकर कोई इन विधानसभाओं में, लोकसभा में पहुंच जाते हैं, उन्होंने अपना कार्य निभाना चाहिए। ये जो दरअसल प्रजातंत्र में होने वाला काम होता है, वहाँ पिछले कुछ दशकों से जो स्थिति हम लोग देखते हैं वो चर्चा कम, आवाज ज़्यादा। चर्चा अगर करनी है तो उस अध्ययन की ज़रूरत होती है और अध्ययन हर दिन नया विषय संसद में आता है, विधानसभा में आता है। और सुबह सुबह अगर कोई विषय के बारे में जानकारी हो गई, सदन में उसको उठाना है, कहाँ अन्याय हुआ है उसको मिटाने के लिए कदम उठाना है, तो फिर अध्ययन करके बगैर चर्चा होना संभव नहीं होता है। और राम भाऊ के बारे में जब से संसद में मैंने राम भाऊ को देखा है, ये कह सकता हूँ कि जो भी विषय पर राम भाऊ कोई प्रश्न उठाएंगे, जो भरपूर अध्ययन के बाद
और उन्होंने उठाई हुई बात को कोई काट नहीं पाएगा, इतना विश्वास के साथ राम भाऊ अपना पिछले 5 बार जो लोकसभा में उनका जाना हुआ, अपना काम करते आए हैं और केवल अपना क्षेत्र के लोगों की सेवा मात्र नहीं, बल्कि संसद में समूचे देश के समस्याओं का, नीतियों का, विदेश नीतियों का आदि आदि चर्चा होनी चाहिए। तो हर क्षेत्र में राम भाऊ ने अपना काबिलियत को दिखाया है। राम भाऊ को मैं एक अति संवेदनशील व्यक्ति करके सालों से पहचानता हूँ। करगिल का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 500 से अधिक हमारे अधिकारी और जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ऐलान किया कि जो भी शहीद हुए उनके परिवारजनों को पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी दी जाएगी। राम भाऊ मंत्री थे। आमतौर पर मंत्री निर्णय लेते हैं, अमल करने के लिए अधिकारियों पर छोड़ देते हैं। अच्छे अधिकारी होते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं। अच्छे हो तो काम बहुत जल्दी होता है और अच्छे ना हो तो कितना देर तक रुकवाया जा सकता है, वो भी काम होता है। लेकिन राम भाऊ ने अधिकारियों पर नहीं छोड़ा। जो 500 परिवार रहे, जैसे कि हर परिवार की जिम्मेदारी उन पर है, ऐसे सोच के साथ किस स्थान पर किसको पेट्रोल पंप दिया गया, तो वो स्थान खुद ने देखा। अगर कोई ऐसी महिला हो, विधवा, जो शहीद जवान की पत्नी, और उनके अगर कोई विशेष परेशानी हो, तो अपना पूरा समय देकर वो परेशानी दूर करके उस पंप को बनाकर उनको देने का कार्य में स्वयं हस्तक्षेप किया। ये मैंने अपने आंखों से देखे हुए एक नहीं दर्जनों अनुभवों को मैंने किया है। और वो उनकी संवेदनशीलता, जो दूसरों के परेशानी को अपनी ही परेशानी करके मानकर, बाबा आमटे की जो यहाँ पर अभी जिक्र की गई थी, तो वही राम भाऊ का भी गुण है। ये बात यहाँ पर आई कि वीर सावरकर की तस्वीर लोकसभा में या संसद में बना रखने के लिए राम भाऊ ने काफी सालों के पहले पत्र लिखा था। संसद के कार्य शुरू होने के पहले वंदे मातरम, जिस मुंबई को हम लोग हमेशा मुंबई करके ही पहचानते रहे, बोलते रहे, लेकिन देश भर कहाँ बम्बई, कहाँ बॉम्बे चलता रहा, तो मुंबई को मुंबई करके ही दुनिया ने पहचानना चाहिए। ये जो उन्होंने पहल की करके बताया गया, इसके पीछे कितना उनका सोच रहा हो, तो वो भी सोचने लायक बात है। क्योंकि
हम अनेक लोग उस संसद में सालों से रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी सोच में नहीं आई। जैसे राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को सदन के काम को शुरू करने के पहले, बाद में, समाप्ति के समय सदन में उसका गायन होना चाहिए, तो ये कभी सोच में नहीं आया। इनकी तस्वीर वहां पर लगनी चाहिए और वीर सावरकर की विशेषकर वहां तस्वीर लगनी चाहिए, ख्याल में नहीं आया। लेकिन राम भाव का सोच इन चीजों पर भी गया, और उसमें अगर सबसे बड़ी कोई भी एक चीज नजर आती हो, वो उनके राष्ट्रभक्ति कितनी गहरी है, ये उससे अंदाज हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति का सोच बदलते रहता है, अनेक जगहों पर जाते रहता है, और राम भाव ने उसको ऐसे स्थानों पर केंद्रित किया कि जो काम बहुत पहले होना चाहिए था, वो केवल राम भाव के चलते ही हो पाया, और उनके राष्ट्रभक्ति का परिचय उसके माध्यम से हम सब लोगों को मिला। मैं उनके गुणों का कितने भी गाना गाऊं तो वो कम करके मैं मानता हूं। उनका स्वास्थ्य एक समय पर बहुत खराब हुआ था, हम लोग बहुत चिंतित थे। मैं खुद तो पता नहीं कितने बार, जब वो बंबई में उन दिनों में इलाज के लिए थे, कभी कभी हर दिन में पूछताछ करता था, और बहुत परेशानी उनके सभी आप्तों ने, उनके सभी मित्रों ने उस समय झेली थी। क्योंकि इतना एक शानदार हम लोगों का साथी, और ऐसे साथी को जब ऐसी तकलीफ होती है उनके शरीर को, तो ये झेलना उनके मित्रों को संभव नहीं था, बहुत ही कष्ट होता था। और राम भाव में वो एक भाव है, वो सबकी परेशानियों को देखता है, और मैंने उनको जो पहचाना है, उनकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी बांद्रा के पेट्रोल पंप के ऊपर। राम भाव को याद होगी या ना होगी मुझे नहीं मालूम, मुझे वो मुलाकात याद है, और तब से लेकर आज तक राम भाव का जो काम को मैंने देखा है संसद के भीतर, मंत्री के तौर पर, संसद के बाहर, और जो संवेदनशीलता और जो राष्ट्रभक्ति का परिचय उनमें हमने पाया है, तो मैं ऐसे राम भाव को आज फिर एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं, और आप सबको धन्यवाद देकर अपनी बातों को यहां पर समाप्त करता हूं। माननीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने माननीय श्री राम भाव के संसदीय व्यक्तित्व की एक छोटी सी झांकी, एक छोटे से रेखा चित्र आपके सामने शब्द चित्र खींचा। कैसे विशिष्ट व्यक्ति हैं, कैसा विशिष्ट सांसद है राम भाव, जो विधानसभा में जाकर, संसद में जाकर के अपनी बात रखता है, और कैसे रखता है, कितनी गहराई से रखता है कि वो स्वीकृत होती है,
और उसके साथ ही साथ मंजूर होती है, देश को एक नई प्रेरणा देती है। ऐसे विभिन्न पहलू हैं राम भाऊ के, जो कि विभिन्न वक्ताओं ने अपने सद्भावना के रूप में, अपनी शुभेच्छा के रूप में, अपनी शुभकामनाओं के रूप में रखे। ये यात्रा सतत चलती रहे, ये यात्रा आगे बढ़ती रहे, इस भावना के साथ हमारे सभी वक्ताओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी। उनके प्रत्युत्तर के लिए अब मैं श्री राम भाऊ को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जिन भावनाएं जो व्यक्त की हैं उनका कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, करतल ध्वनि होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो 25 साल से अनवरत तपस्या कर रहा है, तपोनिष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका सम्मान हम सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं और वो आज अपना उत्तर दे रहा है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। भारत माता की। आदरणीय आडवाणी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी मान्यवर, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हुए भाइयों और बहनों, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से प्रारंभ करूं। चार दिन के पहले ही अपने भारतीय कैलेंडर के अनुसार गुड़ी पाड़वा का नववर्ष प्रारंभ हुआ। मैं आप सबको नववर्ष की शुभेच्छा देता हूं और आने वाला वर्ष सबके लिए सुख और समृद्धि का रहे, ऐसी भी प्रार्थना करता हूं। आज एक सुखद संयोग भी है। 6 अप्रैल है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आज के दिन पर ही हुई थी। जिस पार्टी ने मुझे आगे बढ़ाया, काम का अवसर दिया, ऐसे नेतृत्व जिनके साथ काम करने का आनंद आता है, ऐसे साथी जिनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करता रहता हूं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी का आज का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से राजनीति में एक नया अध्याय भी प्रारंभ हुआ। आज का वह दिन संयोग से इसी कार्यक्रम पर आया है। देखते देखते 25 वर्ष पूरे हुए। मुझे आज वह दिन याद है कि जब मैं फॉर्म भरने के लिए बोरीवली में आया था और इन 25 वर्षों में मुझे यहाँ के जनता का जो स्नेह और प्यार मिला, वास्तव में मैं कृतज्ञ हूं। आज मैं खुद को कृतार्थ भी समझता हूं। ऐसा प्यार आप सब लोगों ने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम भी करता हूं। मेरे पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 78 में पहले चुनाव लड़ने के लिए यहां आया, लेकिन मैं 1955 में मुंबई में 54
1954 में मैंने पुणे से बीकॉम परीक्षा पास की और नौकरी के तलाश में 1955 में मैं मुंबई आया। उस समय पर मुंबई में केवल एक व्यक्ति को मैं जानता था। मुंबई में पेइंग गेस्ट, महीने में कुछ पैसे देकर किसी के रहने की यहाँ व्यवस्था होती है, पहले भी होती थी, आज भी होती है, लेकिन पेइंग गेस्ट के लिए कुछ तो पेइंग करना पड़ता है। मैं जब मुंबई में आया तो पेइंग गेस्ट के नाते किसी के यहाँ रहने के लिए वह पैसा भी मेरे पास नहीं था। ऐसे मुंबई में मैं 1955 में आया। इस मुंबई की एक विशेषता है, इस मुंबई के लोग, जो भी यहां आता है, काम करता है, वो प्रगति कर सकता है, लेकिन केवल प्रगति नहीं, वो प्रगति के साथ ही साथ लोगों का प्यार कैसा मिलता है वो मैंने देखा है। फिर मुझे नौकरी मिल गई। अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में मैं अपर डिवीजन क्लर्क बना। उस समय पर महीने का तनख्वाह मिलता था 122 रुपया। और जब मुझे नौकरी मिली तो फिर जिनके घर में मैं रहता था उनको मैंने कहा कि आपने मुझे सहयोग दिया, आगे बढ़ाया, और फिर मैं एक चाली में पेइंग गेस्ट करने के लिए खेतवाड़ी में गया। मैं ये बात केवल इसलिए बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को मैं जानता था, और ये मुंबई नगरी ऐसी महानगरी है, इसकी कई विशेषताएं हैं। इसमें इस मुंबई में आज मुझे ऐसा गौरव प्राप्त कर दिया आप लोगों ने कि जो अब तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा गौरव आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं मानता हूं कि जनतंत्र की यही विशेषता है कि सामान्य से सामान्य आदमी भी आगे बढ़ सकता है, और ऐसा आगे बढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस लंबी यात्रा में कईयों ने मुझे सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया। आज स्वाभाविक तौर पर मुझे याद आ रहे हैं प्राध्यापक बाला साहब कानिटकर, जो गोरेगांव में ही रहते थे और सबको मार्गदर्शन करते थे। वामनराव परब, जिन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में काम बढ़ाया। हशु अडवाणी जी, जिन्होंने विधानसभा में कैसा काम करना चाहिए हमें सिखाया। डॉक्टर करोड़े, जो 1957 में मुंबई में जनसंघ के 2 नगर सेवक चुनकर आए थे, वो डॉक्टर करोड़े भी इस बोरीवली के थे, उन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया। वामनराव गाडगे, जाई कादड़ के निर्माता, लेकिन यहाँ के संघ के वो संघ चालक थे। ऐसे कईयों ने मुझे मार्गदर्शन किया। कई बहनें, मालतीबाई नरवणे भी आज नहीं है, और इसलिए मेरे राजनीतिक यात्रा में ऐसे कई महानुभाव मुझे मिले। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, सहयोग दिया। और मेरी जो सबसे बड़ी पूंजी है, यदि 25 साल पूरे किए हैं, आपने मुझे बार बार चुनकर दिए हैं, तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी तो आप सबका प्यार यही है, और इसकी कोई दूसरी कीमत हो नहीं सकती। लेकिन ये प्यार, अडवाणी जी मुझे पूछ रहे थे कि वे आपके निर्वाचन क्षेत्र में कितने मतदाता है। अब इस समय पर हिंदुस्तान में 3 सबसे बड़े निर्वाचन लोकसभा क्षेत्र जो है, उसमें से बाह्य दिल्ली, ठाणे और उसके बाद उत्तर मुंबई है। 23 लाख मतदाताओं का यह विशाल क्षेत्र, यह मुंबई की महानगरों की समस्याएं हैं,
वसई के और अनेक समस्या है, तो उसके बाद पालघर तो आदिवासी आरक्षित स्थान है। आदिवासी लोगों के पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर महानगरी के विविध प्रश्न, एक बड़ा विशाल क्षेत्र में अकेला मैं काम नहीं कर सकता हूं। 2700 मतदान केंद्र इस निर्वाचन क्षेत्र में हैं और इसलिए मुझे जिस प्रकार का सहयोग, फिर जनसंघ के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हो, शिवसेना, समता पार्टी, यानी यह तो एक चुनावी मामले की मैं बात नहीं करता हूं। सबका सहयोग, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग और राजनीति के परे जाकर काम आदमी कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, प्रामाणिकता से कर रहा है। इसलिए मुझे जो जिन लोगों ने सहयोग दिया, कभी कभी मैं मजाक में कहता हूं, ऐसा लोगों को लगता है, कार्यकर्ताओं को लगता है, लेकिन इस विशाल क्षेत्र में चुनाव के दिनों में ही नहीं, बाकी के दिनों में भी मेरे लिए कौन कौन क्या क्या काम करता है, अच्छा काम करता है, इसका भी मुझे पता नहीं होता है। ऐसे कार्यकर्ताओं का भी पता नहीं होता है। ऐसे सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। कहा गया है, रामदास अठौली जी से लेकर पत्नी का भी उल्लेख किया। मुझे ये भी कहना चाहिए कि पत्नी, दोनों लड़कियां, जामात, सबने जिस प्रकार का सहयोग दिया है, नहीं तो 2 लड़कियों वाला पिता अपनी नौकरी छोड़कर और अच्छी नौकरी छोड़कर, कंपनी सेक्रेटरी की नौकरी छोड़कर जनसंघ का संगठन मंत्री आसानी से मध्यम वर्गीय परिवार का बन नहीं सकता है। पत्नी ने कहा कि आपको राजनीति में इस प्रकार का काम करना है तो फिर मुझे नौकरी करने की आप अनुमति दो। उन्होंने नौकरी की और मैं राजनीति करता रहा। तो इसलिए इस काम में वास्तविक तौर पर सभी का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। जीवन में मेरे दृष्टि से 4 दीपस्तंभ मुझे मिले कि जिन्होंने मुझे काम की प्रेरणा दी, उसका उल्लेख करना मैं उचित समझता हूं और वही करके मैं मेरा भाषण पूरा करूं। मेरे पिताजी रामदास अठौली जी ने जिसका उल्लेख किया, सांगली जिले में एक देहात में अटपाड़ी नाव के गांव में हाई स्कूल के मुख्याध्यापक थे, लेकिन काम की व्यवस्था, अनुशासन, बहुत कड़ा अनुशासन, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने मुझे बुद्धि प्रामाण्यता सिखाई। जो भी करना है वो विचार करके करना चाहिए और एक दफे विचार करके निर्णय किया तो उसी पर चलते रहना चाहिए। इस प्रकार की एक प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली। मेरे दूसरे दीपस्तंभ रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, ऐसा कहते समय मैं हमेशा गर्व महसूस करता रहा हूं। परम पूजनीय सरसंघ चालक गोळवलकर गुरुजी से बहुत नजदीक से देखने का और कई दफे उनके साथ बातचीत करने का भी मुझे मौका मिला। सांघिक ढंग से कैसे काम करना चाहिए, सबको साथ में लेकर कैसे काम करना चाहिए, और ऐसा काम करते समय जो भी काम स्वीकार किया है उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कैसी करनी चाहिए, ये बात मैंने देखी, सीखी परम पूजनीय गुरुजी गोळवलकर जी से। उनकी भी इस समय पर मुझे याद आती है। राजनीति में काम करते समय एक विचार होना चाहिए। लोगों की समस्याएं तो सुलझाने का काम होता ही है, लेकिन उस के पीछे एक विचार की जो प्रेरणा होती है, वो प्रेरणा दी भारतीय जनसंघ के सभी कार्यकर्ताओं को, उसमें से मैं भी एक हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। पंडित दीनदयाल जी ने बताया कि आप काम करते रहो, कोई आपको राह की डर बताता है तो उनको सुनो मत, आप काम करते रहो। और ये काम करते समय
समग्र मानवता का विचार करके काम करते रहो, अधूरेपन से आप काम मत करो। मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीतिक जीवन में सर्वांगीण भूमिका से काम करने की जो आवश्यकता होती है, वह प्रेरणा मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से पाई, वैचारिक आदर्श के रूप में। और दो व्यक्ति, एक है प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे हैं उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी। संसद में काम करना है तो किस प्रकार से काम करना चाहिए, राजनीति में काम करना चाहिए तो कौन सी प्रेरणा होनी चाहिए, कितनी प्रामाणिकता होनी चाहिए, कितनी पारदर्शक होना चाहिए, इसका एक जीता जागता इस प्रकार का दीपस्तंभ, एक नहीं दो, बड़े भाग्यवान है हम लोग जहां जिस पार्टी का नेतृत्व अटल जी और आडवाणी जी करते हैं, इनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना आवश्यक समझता हूं, कर्तव्य समझता हूं। भाई और बहनों, आपको मैं किस प्रकार से धन्यवाद दूं। मेरे लिए तो आप भगवान के समान हैं और उसी भूमिका में मैं एक कर्तव्य के नाते आपकी पूजा करता आया हूं और ये पूजा भविष्य में भी मैं इस प्रकार की करता रहूं। ये आज का सत्कार मेरे लिए तो प्रेरणा का एक अखंड स्रोत रहेगा कि देखिए, केवल सत्कार के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, ये तो अपने आप में एक बात है, लेकिन ऐसे समय पर जो सारा यहां पर मंच है, जिस प्रकार का गरिमामय मंच है, उनके उपस्थिति में मेरा जो अभिनंदन किया, वो मेरे लिए तो जैसे कार की बैटरी होती है, कार गाड़ी चलती जितनी है उतनी बैटरी चार्ज होती रहती है। मैं जितना काम करता रहता हूं, जितना लोगों से प्यार मिलता है, बुजुर्गों के आशीर्वाद मिलते हैं, वही मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और उसी प्रकार का काम मैं करता रहता हूं और भविष्य में भी करना चाहूंगा। ये सारे 25 वर्ष में कई प्रकार के काम किया, किसी ने कुछ उल्लेख भी किए, आप भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें चूकती रहती हैं, कांटा जैसा चूकता है। दो बातें मुझे चूकती रहती है, उसका उल्लेख भी मैं ऐसे समय पर करना चाहूंगा। और उसमें से पहली बात, जिस प्रकार का जीवन उजड़ रहा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के आजू बाजू के रहने वाले 30,000 परिवारों को उनका जीवन जिस प्रकार से उजाड़ते, बहुत प्रयास किया। 1980 में फॉरेस्ट एक्ट आ गया, 1985 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बन गया, लेकिन 1980 के पहले से जो लोग वहां रह रहे हैं, उनको कानून के तहत उजाड़ने का वहां काम चल रहा है। और मंत्री होते हुए भी, हाँ ये काम ठीक है, राज्य सरकार का है, लेकिन मंत्री होते हुए भी उनकी सेवा और उनका उजाड़ने का काम मैं रोक नहीं सका। प्रयास करने के बाद ये बात मुझे चूकती रहती है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये बात सुलझाने का जितनी ताकत के साथ और भी प्रयास करना होगा, मैं करता रहूंगा। इसका विश्वास इस समय पर मैं दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात, कभी कभी ये भी होता है कि कितना प्रयास करना। पालघर तालुका में तारापुर अणु ऊर्जा का बड़ा केंद्र है। सबसे पहले देश में अणु ऊर्जा का उत्पादन शुरू हुआ तारापुर में 27-28 साल के पहले। वहां पर 1000 मेगावाट के 2 नए यूनिट्स का काम चल रहा है। 9-10 साल हो गए, लेकिन वहां केवल 400 आबादी के 2 छोटे गांव हैं, अकरपट्टी और पोफरन। उनका पुनर्वास का काम ढेर सारे प्रयास करने के बाद भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा
कि मुख्यमंत्री ने अब ये स्थिति पर लाया है कि हाँ हम इस प्रकार से करेंगे, लेकिन ये कहते कहते भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं लेकिन वहाँ उनका पुनर्वसन का काम। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र को बिजली की इतनी आवश्यकता है, 1000 मेगावाट बिजली केंद्र सरकार के प्रयासों से, उनके पैसे से मिल रही है, लेकिन अपना छोटा सा काम कभी कभी नहीं होता है। ऐसी कुछ बातें भी कभी कभी चूपती रहती है और मुझे लगा कि इस समय पर मैं उसका उल्लेख करूं। बस इतना ही मुझे कहना है। फिर एक दफ़े आप सबको मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज तक जिस प्रकार का स्नेह और प्रेम आपने दिया, उस प्रकार का स्नेह प्रेम भविष्य में भी देता रहे। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज तक जिस प्रकार के काम करने का मैंने प्रयास किया, मेरी बुद्धि शक्ति इसी प्रकार की मुझे मिलती रहे। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर आए, मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे और आप सब अपना प्यार दिखाने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये।